चलिए इस कहानी के उस विशाल दौर में चलते हैं जहां 4 अलग-अलग सफर आकार ले रहे हैं। ये वही वक्त है जब 7 किंगडम्स की लंबी शांति बिल्कुल धीरे-धीरे तिनके की तरह बिखरने लगती है। छोटे-छोटे फैसले और नई यात्राएं मिलकर आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की बुनियाद रख रहे हैं। नैरो सी के उस पार की बात करें तो डेनेरिस टारगेरियन को एक बेहद कठोर, एकदम डरा देने वाली सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। जोरा मॉर्मॉन्ट यहाँ एक घोस्ट ग्रास यानी भूतिया घास का जिक्र करते हैं, एक ऐसी घास जो बाकी सभी घास को खत्म कर देती है। जरा सोचिए, ये बेहद डरावनी तस्वीर ठीक वही एहसास जगाती है जो डेनेरिस उस नए और अनजान माहौल में महसूस कर रही है, वहां जहां दथराकी लोग बसते हैं। अब डेनेरिस के आसपास नए किस्से और नई मान्यताएं हैं। एक तरफ डोरिया की कहानी है कि टूटे हुए चांद से हजारों ड्रैगन्स निकले। वहीं दूसरी तरफ इरी का मानना है कि चांद कोई अंडा नहीं बल्कि एक देवी है। खाल रोगों के साथ अपने नए जीवन को समझने और इस नई दुनिया में ढलने के लिए डेनेरिस इन सीखों को पूरी तरह अपना रही है। ये उसके अंदर उठ रही नई ताकत का एक शुरुआती पर बहुत मजबूत संकेत है। इसी बीच विंटरफेल में रक्तपात। विंटरफेल की इन्हीं दीवारों के बीच जेमी और सर्से लैनिस्टर आपस में बात करते हुए एक बेहद क्रूर इच्छा जताते हैं। वो चाहते हैं कि काश ब्रैन मर जाए, लेकिन टिरियन का नजरिया यहाँ बिल्कुल अलग और सच कहूं तो काफी व्यवहारिक है। उसका सीधा सा मानना है कि मौत कितनी अंतिम है, सब खत्म, जबकि जिंदगी तो संभावनाओं से भरी है। ये लैनिस्टर्स की कठोरता और टिरियन की इंसानियत के बीच का एक बिल्कुल सीधा टकराव है। अब इस तनाव के बीच एक बेहद भावुक पल सामने आता है। जॉन स्नो और आर्या आखिरी बार मिलते हैं। जॉन अपने सफर पर निकलने से ठीक पहले आर्या को एक पतली सी तलवार उपहार में देता है, जिसका नाम आर्या नीडल रखती है। जॉन का वो हल्का फुल्का मजाक और तलवार चलाने का पहला सबक याद है कि नुकीले हिस्से से वार करो। बस यही छोटे पल उन दोनों के बीच के गहरे रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत कर देते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक खौफनाक मोड़ आता है। अंधेरों में से एक हत्यारा निकलता है जिसका एक ही इरादा है, ब्रायन स्टार्क को हमेशा के लिए शांत करना। कैटलिन स्टार्क अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती है। वो नंगे हाथों उस औखारी जैसे खंजर को पकड़ लेती है जिससे उसके हाथ बुरी तरह कट जाते हैं, और जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी ब्रायन का डायवुल्फ वहां आकर उस हत्यारे को मौत के घाट उतार देता है। सच में ये घटना आने वाले खतरे का बहुत बड़ा इशारा है। इस जानलेवा हमले के बाद हम कैटलिन की तेज बुद्धि को काम करते हुए देखते हैं। वो उस टावर की खिड़की की जांच करती है जहां से उसे एक सुनहरा बाल मिलता है। फिर वो उस हमलेवार के वैलेरियन स्टील वाले खंजर को ध्यान से परखती है जिसका हैंडल ड्रैगन बोन का बना है। इन सब से निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि इसके पीछे लैनिस्टर्स का हाथ है। उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि उसका परिवार घोर खतरे में है और वो बिना वक्त गवाए किंग्स लैंडिंग की ओर एक गुप्त मिशन पर निकल पड़ती है। अब चलते हैं उत्तर की यात्रा पर, सीधे दीवार की ओर। दीवार के इस ठंडे सफर पर समाज से अलग किए गए जॉन स्नो के मन में एक सवाल अभी भी गूंज रहा है। उसके अंदर अपनी मां को लेकर एक गहरी तड़प है। क्या वो जिंदा है? नेड स्टार्क जब वहां से विदा लेते हैं तो एक वादा करते हैं कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो जॉन की मां के बारे में सच जरूर बताएंगे। ये एक लंबा सफर है और ये अकेला वादा एक ऐसी उम्मीद छोड़ जाता है जो हर कदम पर जॉन के साथ जुड़ी रहती है। और इस यात्रा के दौरान एक और दिलचस्प चीज होती है। जॉन और टिरियन के बीच एक अनोखी दोस्ती पनपने लगती है। दोनों ही अपने अपने परिवारों में एक बाहरी व्यक्ति, एक आउटकास्ट की तरह है। टिरियन, जो कोई लड़ाकू नहीं है, अपनी श्रेष्ठता को शब्दों में बयान करता है। उसका कहना है कि जैसे तलवार को धार करने के लिए पत्थर की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को तेज करने के लिए किताबों की। ये संवाद दोनों के नजरिए को सच में एक नया आकार देता है। वापस आते हैं किंग्स रोड के तनाव पर, जहां पुरानी दोस्ती अब चटकने लगी है। 1 लाख, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। यह विशाल आंकड़ा खाल ड्रोगों के दोथराकी योद्धाओं का है और यही सेना किंग रॉबर्ट के मन में खौफ पैदा कर रही है। 1 लाख ऐसे लड़ाके जो बिल्कुल निर्दयी हैं। ये डर रॉबर्ट को बेचैन कर रहा है और उन्हें आने वाले युद्ध के डरावने ख्वाब दिखा रहा है। इसी डर के साये में एक बहुत बड़ा मतभेद जन्म लेता है। रॉबर्ट का सोचना है कि अपना ताज बचाने के लिए डेनेरिस टारगेरियन की हत्या करवा देनी चाहिए, चाहे वो अभी एक बच्ची ही क्यों ना हो। पर नेड स्टार्क,
उनका कहना है कि एक मासूम को मारना कायरता है और शांतिकाल में ऐसी हत्या करवाना एक सेनापति के सम्मान के बिल्कुल खिलाफ है। ये टकराव सिर्फ दो राजाओं का नहीं है, बल्कि न्याय और युद्ध को देखने के उनके बुनियादी नजरिए का है। और अब आते हैं इस किस्से के आखिरी हिस्से पर, डायर वुल्फ त्रासदी। नदी के किनारे घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। सबसे पहले जॉफ्री एक मासूम बुचर के बच्चे को परेशान करता है। आर्या उस बच्चे को बचाने के लिए जॉफ्री पर वार करती है और तभी आर्या का डायरवुल्फ निमेरिया आकर जॉफ्री के हाथ को जख्मी कर देती है। खतरा बढ़ता देख आर्या तुरंत निमेरिया को भगा देती है ताकि उसकी जान बच सके। ये पूरा वाकया बेहद तनाव भरा और अचानक था। उसके बाद इनमें जो बहस होती है, वहां माहौल बिल्कुल उबल रहा होता है। रॉबर्ट सिर्फ शांति चाहते हैं, पर सर्सी को हर हाल में बदला चाहिए। जॉफ्री सबके सामने सरासर झूठ बोलता है और आर्या रोते हुए पूरी ताकत से सच बताने की कोशिश करती है। पर यहां सबसे चौंकाने वाला फैसला सांसा का होता है, जब वो किसी का पक्ष न लेते हुए कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। ये चुप्पी आगे आने वाले तूफान को और भी तेज कर देती है। इस तनाव में रॉबर्ट का रवैया स्थिति की गंभीरता को समझने में पूरी तरह नाकाम रहता है। वो इस पूरे मामले को एक मामूली सी बात समझकर कहते हैं, डायरवुल्फ कोई पालतू जानवर नहीं है, उसे कुत्ता दिला दो। रॉबर्ट बस सर्सी के गुस्से को शांत करने और इस मसले से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक ऐसी सजा सुनाते हैं जो सरासर निर्दोषता के खिलाफ है। और यहां से आता है इस पूरे किस्से का सबसे दर्दनाक पल। नेड स्टार्क अपने उसूलों और अपने परिवार के सम्मान के खातिर फैसला करते हैं कि वो खुद सैंसा के निर्दोष डायरवुल्फ लेडी को मौत की सजा देंगे। वो किसी शाही जल्लाद यानी सर एलन पेन के हाथों उस निर्दोष जानवर को मरने नहीं दे सकते। ये घटना सच में स्टार्क परिवार की आत्मा पर एक बेहद गहरा प्रहार है। तो सोचिए, इन गीली जमीनों पर बहे निर्दोष खून और टूटे हुए विश्वास के बाद 7 किंगडम्स की तरफ आखिर कौन सा काला युद्ध बढ़ रहा है। किंग्स रोड पर हुए इन दर्दनाक फैसलों ने उस लंबी शांति को हमेशा के लिए भंग कर दिया है। आगे जो आने वाला है वो और भी भयावह होने वाला है। कहानी यहां से किस तरफ मुड़ेगी, इसका अंदाजा लगाना अभी बाकी है।